हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञानशाला में। शिक्षावाणी के अध्ययन के इस क्रम में हमने ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उत्तराखंड का मैप विशेष तौर पे देखा था। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। हमारा मुख्य फोकस उत्तराखंड के भौतिक विभाजन पे ही रहेगा, जिसमें हम हिमालय का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो पॉइंट्स होंगे वो अगली वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र का जो भौगोलिक विभाजन होता है, जो मॉर्फिक क्लासिफिकेशन होता है किसी भी एरिया का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किसी भी क्षेत्र का भौतिक वर्गीकरण, वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो भौतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कहीं पर ज्वालामुखी फूट जाए, कहीं पे ज्वालामुखी फूट जाए जिसे हम वोल्केनो इरप्शन बोलते हैं, या कहीं फ्लडिंग हो जाए, या कहीं पे ग्लेशियर्स हैं। तो ये सारे के सारे रीजंस आपके भौतिक कारकों को प्रभावित करते हैं। इन्हीं भौतिक कारकों के कारण जो संरचना होती है, जो आपकी भौगोलिक संरचना होती है, उसमें बहुत सारे उच्चावच देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे रिलीफ देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कहीं पर आपको पर्वत देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं पे आपको पठार देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं पे आपको मैदानी क्षेत्र, तो कहीं आपको द्वीपीय क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं आप भारत के नक्शे में भी देख सकते हैं। आज हमारा मुख्य फोकस जो कि पर्वतों पर है, आइए पर्वतों पर अध्ययन करें। उत्तराखंड के संदर्भ में जब भी हम पर्वतों का वर्गीकरण देखेंगे, तो हम 4 रेंजेस को देखेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, और नेक्स्ट हो जाएगा शिवालिक हिमालय। आइए एक एक करके इन वर्गीकरणों का अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका पर्वत श्रृंखला देखने के लिए मिलती है, उसे हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय आपका क्या है, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण काल है, जो ओरिजिन की जो प्रोसेस है, वो बाकी जो 3 श्रृंखलाएं उनसे भिन्न है। या आप कहें, ये कहना भी उचित है कि जो इनका निर्माण है, जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है, वो अन्य 3 श्रृंखलाओं से बहुत पहले हो चुका था। तो ट्रांस हिमालय में जहां से प्रश्न आता है, क्योंकि हमें परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, अतः हम मुख्य रूप से परीक्षा के हिसाब से, परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ही अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय में हम कुछ श्रेणियां देखते हैं, कुछ रेंजेस देखते हैं। जैसे काराकोरम रेंज, आपका लद्दाख रेंज, आपकी कैलाश रेंज। ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियां यहाँ हमें देखने के लिए मिलती है। ट्रांस हिमालय जो कि आपका तिब्बत में बहुत ज्यादा स्थित है, तो इसको हम तिब्बतियन माउंटेन भी बोल देते हैं। ये आपका लद्दाख और जास्कर वाली जो श्रेणी होती है, यहां से आपकी सिंधु रिवर भी फ्लो करती है। तो इसके संदर्भ में जो मुख्य बिंदु है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ नोट्स में, आप इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय क्या है, तिब्बतियन हिमालय है। पीछे रीजंस क्या है इसके, इसका रीजन क्या है कि इसका जो मैक्सिमम विस्तार है वो कहाँ है, आपका तिब्बत में है। इसकी जो श्रेणियां है, कराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, कैलाश, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी क्रम में लगी हुई होंगी। आपको सबसे पहले कराकोरम दिखेगा, फिर लद्दाख, फिर जॉस्कर, फिर कैलाश। ये बहुत मुख्य है, आप इसको इसी क्रम में याद करिए। फिर इसमें लिखा है कि जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन, वो आपकी ट्रांस हिमालय में ही दिखती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे आप K2 भी बोलते हैं। लेकिन अभी कहाँ स्थित है, ये पीओके में स्थित है। यहाँ पर एक ऐसी पहाड़ी आती है जिसकी ढाल, जो इसका स्लोप होता है, बहुत ज्यादा आता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो मैक्सिमम स्लोप वाली जो श्रेणी है, उसका नाम बताइए।
फिर इसमें कुछ ग्लेशियर्स मिलते हैं, लाइक सियाचिन ग्लेशियर, सबसे इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अन्य हो गए बोल्टरो। ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस, सांगपो, शचर जोन। जो आपका सपोज ये ट्रांस हिमालय है, ये आपका ग्रेटर हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के मध्य फॉल्ट पाए जाते हैं, भ्रंश रेखाएं पाई जाती हैं। तो जो भ्रंश रेखा आपकी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य से निकलती है उसे हम इंडस, सांगपो, शचर जोन बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग यहां से प्रश्न पूछता रहता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बृहद हिमालय का। देखिए आपको मैप में भी दिखा देती हूँ, कराकोरम, आपकी लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, इसी के बीच में से आपकी सिंधु रिवर बहती है। फिर अब देखते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, या जब हम माउंट एवरेस्ट सुनते हैं, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो ग्रेट हिमालय की ही है। तो ग्रेट हिमालय के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, आइए उसका अध्ययन करते हैं। ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री नाम से भी बोलते हैं। पीछे रीजन क्या है इसका, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ मिलती है, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे हिमाद्री भी होता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो कि बृहद हिमालय के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और आयोग यूकेपीसीएस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो इसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो बृहद हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है। जो आपका नंगा पर्वत है वो आपका सबसे पश्चिम में स्थित बृहद हिमालय की पर्वत है, तो इस पॉइंट को याद रखिए। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपका जो आपका ग्रेट हिमालय है और जो मिडिल हिमालय है उनके मध्य से जो फॉल्ट लाइन गुजरती है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले हमने इंडस सांगपो सचर जोन पढ़ा था, फिर हमने आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट पढ़ा है। माउंट एवरेस्ट यही मिलती है। उत्तराखंड की जो मैक्सिमम पर्वत चोटियां होती है जैसे कामेट हो गया, ये आपकी बृहद हिमालय का ही भाग है। जो विशेष तौर पे यूकेपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनमें इन चोटियों के को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या उसके जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां आयोग आपका इन चोटियों की ऊंचाई को भी दे देता है। तो आप क्या करना, आप परीक्षा बाणी में ये चोटियों की हाइट दे रखी है, जो प्रश्न विगत सालों में आ चुके हैं आप उन प्रश्नों को विशेष तौर पे याद कर लीजिए। फिर इसमें से जो आपकी पूर्ववर्ती नदियां होती है जैसे गंगा, सिंधु, ये नदियां यहाँ से फ्लो करती है। अब पूर्ववर्ती नदियां क्या हो गई, पूर्ववर्ती नदियां का मतलब होता है ऐसी नदियां जो पर्वतों के बनने से पहले भी वहां पे थी। तो सपोज पर्वतों के बनने से पहले भी थी और ये पर्वतों का जो पर्वत या जो ढाल होता है उनका अनुसरण नहीं करती है, उनको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। इनका जब हम नदियों वाला अध्याय करेंगे तो हम पूर्ववर्ती नदियों को भी विशेष तौर पे देख लेंगे। तो आइए एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। हिमालय में हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर हमने ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय पढ़ा, ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ा काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी पढ़ी हमने, फिर हमने यहाँ पे इंडस, सांगपो, सचर जोन पढ़ा। ग्रेट हिमालय पढ़ा हमने, इसका अन्य नाम क्या होता है हमने ये पढ़ा। कौन सा फॉल्ट यहाँ से निकलता है हमने ये पढ़ा। जरा बताइए कौन सा फॉल्ट गुजरता है यहाँ से, यहाँ से गुजरता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बिल्कुल सही। आइए अब अध्ययन करते हैं लघु हिमालय का। लघु हिमालय बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य। जो लघु हिमालय का होगा जैसे आपका अब इसका क्रम एक बार आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आ गया, फिर उसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय आ गया, बृहद हिमालय आ गया, उसके बाद आपका कौन सा हिमालय आ गया, आपका मध्य हिमालय आ गया। तो जो ग्रेटर हिमालय है और जो आपका मध्य हिमालय है, इनके बीच में क्या होता है, जितने भी मैक्सिमम जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वो इनके मध्य पाए जाते हैं। अब रीजन भी सिंपल है, आप इससे ज्यादा ऊपर जाएंगे तो बहुत ज्यादा आइस मिलेगी आपको, ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, डाउन हो जाएगा।
तो टूरिस्ट तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, तो कहाँ पे सबसे अच्छा प्लेस हो सकता है टूरिस्ट के, जहाँ आपको नेचर की ब्यूटी भी देखने के लिए मिले, एज वेल एज जो कंडीशंस है ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए वो आपको अच्छी मिले। तो वो कहाँ मिलेगी आपको? लघु हिमालय में मिलेगी, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचे। ज्यादा नीचे जाएंगी तो तराई वाले क्षेत्र में आ जाएंगी, तो वहां हमें गर्मी देखने के लिए मिलेगी। तो ये वाला जो एरिया होगा आपका टूरिस्ट के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर जैसे कश्मीर हो गया, कुल्लू हो गया, या आपका मसूरी हो गया, जितनी भी अच्छी अच्छी घाटियां हैं, जितने भी प्लेसेस है, वो इनके मध्य में पाए जाएंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है करेबा। अभी करेबा क्या होता है? तो करेबा क्या है? हिमोड़ निक्षेप। अभी हिमोड़ निक्षेप क्या है? जो ग्लेशियर्स का जो डिपोजिशंस होते हैं, ग्लेशियर्स बोले तो हिमोड़, जो इनका डिपोजिशंस होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? करेबा बोलते हैं। ये करेबा आपका केसर की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये कश्मीर वाले रीजन पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जो आपका केसर की जो खेती होती है वो कहाँ होती है? आपके कश्मीर में होती है। जो मैक्सिमम जो हमारा परसेंटेज निकल कर आता है वो आपका कश्मीर से निकल के आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वैसी सॉइल आपको उपलब्ध है। उस सॉइल को हम क्या बोल देंगे विशेष तौर पे? करेबा बोल देंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन श्रेणियों को, जैसे पीर पंचाल हो गई, आपकी धौलाधार श्रेणी हो गई, मसूरी हो गई, महाभारत हो गई, तो ये आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। कहाँ? मध्य हिमालय में देखने के लिए मिलेगी। तो कई बार आयोग पूछ लेगा, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आयोग पूछ लेगा कि ये धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी कौन सी श्रेणी का भाग है, ये कौन से हिमालय का भाग है। तो ये पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। यहाँ घास के मैदान मिलेंगे जिन्हें हम मर्ग कहते हैं। जैसे हमने सुना है मर्ग हो गया, जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, कश्मीर में सुनते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल बोल देते हैं। तो यहाँ घास के मैदान मिलते हैं। देखिए अगर हम इस हाइट से ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? ट्रीज कम होने लगेंगे, पेड़ कम होने लगेंगे, क्योंकि ग्लेशियर्स आने लगे हैं, आपकी बर्फ आने लग गई है। और वैसे भी जो पश्चिम हिमालय होते हैं वहां क्या होती है? बर्फ आपकी नीचे सीमा से ही होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तो वैसे ही आपकी जो वनस्पति है वो कम होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में हमें एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इतना रेन तो नहीं है कि आपके बड़े बड़े ट्रीज हो जाए, लेकिन एक इन्वायरमेंट, आपको एक गुड इन्वायरमेंट ग्रासेस के लिए उपलब्ध है। तो वो एरिया कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ देखने के लिए मिलेगा। एक बार आप रिवाइज करिए। इंडो, हमने 3 जोन्स पढ़ लिए, 3 फॉल्ट्स पढ़ लिए। इंडो सांको जोन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम मेन बाउंड्री फॉल्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 2 फॉल्ट्स याद हो गए हैं, इंडो इंडस सांको सचर जोन, फिर आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब अगला जो फॉल्ट है वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट कहाँ होगा? क्योंकि हम क्रम से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि ये आपका कहाँ होगा? बृहद हिमालय, आपका जो बिगर हिमालय है या ग्रेटर हिमालय है उसके और मिडिल हिमालय के मध्य में ये फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये वाला एरिया क्या है, इसमें बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत ज्यादा भूकंप आता है। तो भूकंप के कारण ये एरिया क्या है? आपका सेंसिटिव जोन्स है। यहाँ बाउंड्रीज पाई जाती है प्लेट्स की, जहाँ कॉलिजन होता रहता है। तभी तो हम पढ़ते हैं कि हिमालय क्या है? युवा माउंटेन्स है, यंग माउंटेन्स है, जिसकी हाइट बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेट्स हैं उसके नीचे। आपने शायद मतलब 2 या 3 साल पहले न्यूज भी आई थी कि चाइना ने जब मेजरमेंट किया हिमालय की हाइट का, तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखा था। तो उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे आपको फॉल्ट लाइन में ये यहाँ पर आपको ये जो रेख है आपकी, ये युवा माउंटेन है। उसके बाद लास्ट में शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे। शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम श्रृंखला है। ये कहां से कहां तक है? पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दियांग तक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दून और द्वार देखने के लिए मिलेंगे, जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया। तो ये किस चीज का पार्ट है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएंगे आपके शिवालिक का पार्ट हो जाएंगे। और आयोग यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है कि दून और द्वार जो होते हैं क्या होते हैं? ये संरचनात्मक घाटियां होती हैं।
उसके बाद जैसे सपोज करिए कि ये आपका लास्ट में कौन सा हो गया, आपका शिवालिक हिमालय हो गया। शिवालिक हिमालय के बाद क्या होगा, मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होने लगता है आपका, पहाड़ तो यहाँ ओवर हो गए। तो शिवालिक के बाद जो फ्रंट लाइन गुजरती है उसे हम हिमालयन फ्रंट फॉल्ट बोलते हैं। तो हमने यहाँ 4 फॉल्ट्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडस आर्को सचर जोन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर उसके बाद पढ़ा फ्रंटल फॉल्ट। देखिए फ्रंटल वाला याद करना बहुत ही आसान है कि फ्रंट मतलब सामने, फ्रंटल का मतलब होता है जैसे फ्रंट्स होते हैं, फ्रंटल सीमा का अंत। तो वह कहां से हो रहा है, माउंटेन्स की सीमा का अंत शिवालिक के बाद, तो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। उसके बाद जैसे सपोज ये वाला एरिया आपका शिवालिक हो गया। शिवालिक के बाद हमें कुछ और आकृतियां देखने को मिलती है, कुछ और भौतिक विभाजन हम यहाँ पढ़ते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा भाबर, तराई, भांगर एंड खादर, रिवर वैली। अब ये होता क्या है, अब जो रिवर्स है वो तो बहुत हाइट से आ रही है, तो जब वो अपने माउंटेन से गुजर रही थी तो उसने क्या किया, जितना भी सेडिमेंट्स था, जितना भी अवशेष था, उसको बहुत तेजी से फ्लो करते हुए ले गई। लेकिन जैसे उसकी स्पीड क्या होगी, अब वो हाइट से तो है, जैसे मैदानी क्षेत्र में आएगी तो वो उसके लिए वो सेडिमेंट्स को ले जा पाना, उन अवशेषों को ले जा पाना बहुत टफ हो जाएगा। तो वो क्या करेगी, अपने जो बड़े बड़े पत्थर है उन सामानों को एक जगह रखते जाएगी। अब कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, बड़े बड़े पत्थर है, तो सबसे पहले रिवर, यहाँ पे छोटे पत्थर भी है, बड़े पत्थर भी है, तो सबसे पहले रिवर क्या करेगी, बड़े पत्थरों को रोक देगी, क्योंकि छोटे तो हल्के हैं वो निकल जाएंगे, लेकिन बड़े पत्थर क्या होंगे, अपने भार के कारण वहीं रह जाएंगे, उनको रिवर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो भाबर वाले एरिया में क्या होने वाला है आपका, भाबर वाले एरिया में बड़े बड़े बॉर्डर्स, आपके बड़े बड़े पत्थर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से जो रिवर गुजरेगी इन बॉर्डर्स के नीचे चली जाती है, इन बॉर्डर्स के नीचे चली जाएगी तो दिखेगी नहीं, जैसे हम वर्ड बोलते हैं शायद पहाड़ी में भबरी जाना, तो भबरी जाना मतलब खो गई, तो रिवर क्या हो गई, यहाँ खो गई है। फिर उसके बाद रिवर क्या होगी, अब रिवर ने बड़े बड़े पत्थर यहाँ छोड़ दिए, अब क्या होगा, उसके कंपैरिजन में जो छोटा पत्थर होगा वो आगे चला गया। तो जो छोटा होता है एज कंपेयर टू दिस वन सेडिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, वो एरिया जो बनेगा वो तराई का क्षेत्र कहलाएगा। तराई मतलब तरा हुआ, जहां पानी हो, जैसे पानी डाल देते उसके बाद तराई करना बोलते हैं उसको। तो यहाँ क्या, यहाँ ऑलरेडी पानी मिल जाएगा आपको। जो रिवर्स यहाँ खो गई थी, जो रिवर्स यहाँ भरी गई थी, वो आपको तराई वाले एरिया में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपके 2 एरिया आते हैं, खादर और भांगर। तो खादर का मतलब खाद, खाद वाला एरिया क्या होगा, अच्छा होगा, पौष्टिक तत्वों वाला होगा, जिसमें हम अच्छी खेती कर सकते हैं। तो खादर एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आपका जो वर्षा का जल है, जो बाढ़ का पानी है, वो प्रॉपर तरीके से आता है। अब जब ये आएगा वर्षा का पानी, नदी का जल, तो भूमि जो होगी वो, सॉइल जो होगी वो आपकी न्यूट्रिशियस रहेगी। यहाँ पे आपको आप क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। वहीं ये वाले एरियाज क्या होते हैं, हाइट में होते, देखिए हाइट में दिख रहा है। तो यहाँ जो वर्षा का जल है, सॉरी वर्षा का जल तो बोलना गलत होगा, जो आपका नदी का पानी है, जो बाढ़ का पानी है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, और ये एरिया क्या हो जाएंगे आपका, इनमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना टफ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, भाबर और तराई में अंतर, बड़े बड़े पत्थर होंगे, यहाँ नदियां खो जाएंगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना संभव नहीं होगा, यहाँ रेत या उसके अलावा जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं तराई में देखने के लिए मिलेंगे, नदियां पुनः बाहर आ जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पताल तोड़ कुएं। पताल तोड़ मतलब पताल को तोड़ के जो कुएं निकल गए। आप देखना कि तराई वाले एरिया में नल लगाना बहुत आसान होता है, पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वाटर लेवल अच्छा खासा मिलता है जो आपको। फिर उसके बाद भांगर और खादर मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो उत्तर पूर्वी हिमालय की बनेगी। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा जियोमॉर्फिक क्लासिफिकेशन, भौतिक विभाजन, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमने ये स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने हिमालय को पढ़ा। हिमालय में हमने पढ़ा कि ट्रांस हिमालय है, फिर आपका बृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय पढ़ा।
फिर उन हिमालयों के मध्य में से गुजरने वाली फॉल्ट लाइन हमने देख ली, जहां से आयोग प्रश्न पूछ चुका है। फिर उसके बाद हमने इसका एक अध्ययन और कर लिया था। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए ज्ञानशाला चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला।